देखो नेक्स्ट है हमारे पास C4 साइकिल वर्कड आउट बाय हैच एंड स्लैक। C4 साइकिल पे काम किया था हैच और स्लैक ने। C3 साइकिल पे काम किसने किया था? मेल्विन केल्विन ने, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते केल्विन साइकिल। C4 साइकिल पे काम किया था हैच एंड स्लैक ने। उसके यहाँ ध्यान दो भूमिका। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज 4 कार्बन एसिड कॉल्ड ऑक्सैलो एसीटेट। देखो C3 साइकिल को हम C3 साइकिल क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट था वो था एक 3 कार्बन का कंपाउंड, नाम क्या था उसका? PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। अब इसको C4 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का, और उसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। तो ऑक्सैलो एसीटेट में कितने कार्बन होते हैं? 4। इसीलिए साइकिल को क्या बोला गया? C4 साइकिल। यहाँ पे जो इनिशियल एक्सेप्टर है CO2 का वो 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। मतलब शुरू में हमें लेना है एक 3 कार्बन कंपाउंड, उसमें कितने कार्बन होंगे? 3। CO2 में कितने कार्बन? 1, तो 3 और 1 4, तो जो बनेगा वो बनेगा 4 कार्बन का। तो CO2 एक्सेप्टर है यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड, और उसका नाम है पेप। नाम क्या है? पेप, PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट। सुना है ना पहले भी ग्लाइकोलिसिस में, क्या है नाम? फोस्फोइनोल पायरुवेट। तो C4 साइकिल हम पढ़ रहे हैं। C4 साइकिल के अंदर इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ CO2 का नाम बताओ? पेप। क्या है? पेप, फोस्फोइनोल पायरुवेट। इसमें कितने कार्बन होंगे? 3। सुनो सुनो, इनिशियल एक्सेप्टर CO2 का क्या है? पेप, जो कि होगा फोस्फोइनोल पायरुवेट। कितने कार्बन इसमें? 3 कार्बन। ये एक्सेप्ट करेगा किसको? CO2 को। CO2 में कितने कार्बन? 1 कार्बन। अब 3 कार्बन और 1, तो कंपाउंड जो बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे। 4 कार्बन वाले का नाम क्या होगा? ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट के एक मॉलिक्यूल बनेंगे या 2? एक ही बनेगा, क्योंकि 3 और 1 4 कार्बन बनने थे, 4 बन गए, तो एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। जबकि जो C3 साइकिल थी वहां पे PGA के कितने मॉलिक्यूल बने थे? 2 मॉलिक्यूल बने थे। क्यों? क्योंकि वहां पे इनिशियल एक्सेप्टर था 5 कार्बन का, साथ में जुड़ी थी CO2, तो 6 कार्बन हो गए। लेकिन इसके पास है सिर्फ 3 कार्बन, इसीलिए इसके 2 मॉलिक्यूल बने थे, ठीक है। साइकिल का नाम क्या होगा यहाँ पे? C4 साइकिल। C4 प्लांट्स है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट्स C4 साइकिल शो करते हैं उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? पहला, ऐसे प्लांट हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। C4 प्लांट हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। दूसरा है, इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स कॉल्ड मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। C4 साइकिल को होने के लिए 2 टाइप के सेल चाहिए। कितने टाइप के सेल चाहिए? 2 टाइप के सेल चाहिए। पहले टाइप के सेल हैं मेसोफिल सेल। पहले टाइप के सेल कौन से हैं? और दूसरे सेल हैं बंडल शीथ सेल, ठीक है। तो C4 साइकिल कितने टाइप के सेल में होगी? 2 टाइप के सेल में। पहले टाइप के सेल मेसोफिल सेल और दूसरे बंडल शीथ सेल। These 2 cells contain 2 different carboxylating enzyme called पेपकेज एंड रुबिस्को रिस्पेक्टिवली। देखो अब ये जो 2 सेल है, 2 सेल कौन कौन से? मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। दोनों के अंदर अलग अलग कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम होते हैं। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? CO2 ऐड करना। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 ऐड करना। तो मेसोफिल सेल में CO2 ऐड करने के लिए अलग एंजाइम है, और बंडल शीथ सेल में CO2 ऐड करने के लिए अलग एंजाइम है। एक के अंदर प्रेजेंट है पेपकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? पेपकेज एंजाइम। और दूसरे में प्रेजेंट है रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को तो उधर भी था, C3 साइकिल में भी था ना रुबिस्को। यहाँ पे नया एंजाइम कौन सा आया है? पेपकेज। अब पेपकेज और रुबिस्को दोनों कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम है, मतलब इनका काम क्या है? CO2 ऐड करना, ठीक है। These plants show a specific anatomical organization called as Kranz anatomy। बहुत इंपॉर्टेंट। C4 प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है Kranz anatomy। क्या देखने को मिलेगी? Kranz anatomy। अब Kranz anatomy में क्या होगा कि यहाँ पे प्रेजेंट है वस्कुलर बंडल। क्या प्रेजेंट है बीच में? वस्कुलर बंडल, मतलब जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट है बंडल शीथ सेल्स। क्या प्रेजेंट है? बंडल शीथ सेल्स। और उसके बाहर प्रेजेंट होंगे मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो क्रांज एनाटमी में क्या है? एक स्पेशल एनाटमी है जिसमें वस्कुलर बंडल सराउंडेड है बाय बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। क्रांज एनाटमी में क्या होगा? वस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स।
आप देखो ये साइकिल चलती कैसे, देखो These plants don't show photo respiration। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी कि C4 प्लांट्स में, आगे जब कैलकुलेट करेंगे ना सब कुछ तो ध्यान रखना, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है आगे पढ़ेंगे, पर एक बार कैरेक्टरिस्टिक बताओ सारे। C4 प्लांट्स टेम्परेचर हाई टॉलरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा C4 प्लांट्स में C4 साइकिल होने के लिए दो टाइप के सेल्स चाहिए, नाम मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स। इनमें एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होगी, उसका नाम है क्रांज एनाटॉमी। और क्या था, C4 प्लांट्स जो हैं उनमें दो टाइप के एंजाइम होंगे, एक होंगे पेप्केज एंजाइम और एक होगा रुबिस्को। ठीक है, ये क्या है, कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम है, मतलब CO2 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पूरी साइकिल देख लेते हैं, C4 साइकिल देखो। हाँ पोज कर, देखो CO2 का इनिशियल एक्सेप्टर कौन है C4 साइकिल में, पेप। कौन है, पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कितने कार्बन है उसमें, 3 कार्बन है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट था, उसने CO2 एक्सेप्ट की। अब CO2 जो है पहले कन्वर्ट होती है HCO3 1 नेगेटिव में। CO2 पहले किस में कन्वर्ट होगी, HCO3 1 नेगेटिव में, यानी कार्बोनेट आयन में। उसके बाद यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है पेप्केज। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, पेप्केज। अब ये सब चल रहा है मीजोफिल सेल में, किस में चल रहा है, मीजोफिल सेल में। तो पेप्केज एंजाइम कौन से सेल में होता है, मीजोफिल सेल में। अब पेप्केज की प्रेजेंस में पेप ने एक्सेप्ट की CO2, तो पेप से क्या बन गया, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट, पानी पियो साक्षी जाओ। ऑक्सैलो एसीटेट में कितने कार्बन, 4 कार्बन। अब ऑक्सैलो एसीटेट से बनता है मैलिट। ऑक्सैलो एसीटेट से क्या बनेगा, मैलिट। कैसे बनेगा, ये हम पहले 2-3 बार पढ़ चुके हैं, ऑक्सैलो एसीटेट से मैलिट कैसे बनता है। देखो ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। क्या एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन दे देगा NADPH। इसको हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, NADPH से। तो NADPH अगर अपना हाइड्रोजन दे देगा तो सिर्फ क्या बचेगा, NADP प्लस, और वो हाइड्रोजन ले लिया ऑक्सैलो एसीटेट ने, तो ऑक्सैलो एसीटेट से बन गया मैलिट। क्या बन गया, मैलिट। हमें सिर्फ अब तक मीजोफिल सेल देखना है। मीजोफिल सेल में सबसे पहले प्रेजेंट था पेप। क्या प्रेजेंट था, पेप। पेप ने पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 एक्सेप्ट की और बना दिया ऑक्सैलो एसीटेट। कितने कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट में, 4। ऑक्सैलो एसीटेट से अब बनेगा मैलिट, और ऑक्सैलो एसीटेट से मैलिट सिर्फ तब बनेगा जब ऑक्सैलो एसीटेट हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ले। वो हाइड्रोजन ऑक्सैलो एसीटेट को कौन देगा, NADPH। ठीक है, तो NADPH ने हाइड्रोजन दिए, ऑक्सैलो एसीटेट से बन गया मैलिट। क्या अब तक कार्बन का लॉस हुआ है कहीं, नहीं। तो मैलिट में भी कितने कार्बन, 4 कार्बन। अब मैलिट एंट्री लेगा बंडल शीट सेल में। मैलिट कहां जाएगा, बंडल शीट सेल में जाएगा। अब मैलेट बोलो या मैलिक एसिड बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैलेट जो है अब यहां से निकलेगा CO2। क्या निकलेगा, CO2। एक CO2 निकलेगा और साथ में निकलेगा NADPH। साथ में क्या निकलेगा, NADPH। मैलेट से अगर CO2 निकल जाती है, मैलेट में कितने कार्बन, 4। पायरुवेट में कितने कार्बन, 3। पायरुवेट में कितने कार्बन, 3। मैलेट से CO2 निकल गई, मतलब एक कार्बन कम हो गया। एक कार्बन कम हो गया तो क्या बनेगा, पायरुवेट। तो मैलेट से बन गया पायरुवेट। अब ये CO2 एंटर करेगी C3 साइकिल में। ये CO2 किस में एंटर करेगी, C3 साइकिल में। C3 साइकिल में ATP कितने यूज होते हैं, एक CO2 के लिए, एक CO2 के लिए टोटल ATP कितने यूज होते हैं, 3। और NADPH कितने यूज होते हैं, 2। तो यहाँ पे ये जो CO2 निकली है किस में एंटर करेगी, C3 साइकिल में। यहाँ ये कौन सा सेल है, पूरा बंडल शीट सेल। तो बंडल शीट सेल में बन गया पायरुवेट। पायरुवेट अब बंडल शीट सेल से जाएगा मीजोफिल सेल में। तो पायरुवेट जो है अब यहाँ पे यूज होगा ATP। क्या यूज होगा, ATP यूज होगा, और 2 ATP यूज होंगे। कितने ATP यूज होंगे, 2। अब 2 ATP यूज होने का मतलब है 2 बॉन्ड टूटेंगे। कितने बॉन्ड टूटेंगे, 2। अब ATP है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसके 2 बॉन्ड टूट गए तो क्या बचेगा, AMP। क्या बचेगा, AMP, है ना। 2 बॉन्ड टूटते हैं तो हम कहते हैं 2 ATP यूज हुए हैं। तो यहाँ कितने यूज हुए ATP, 2। पायरुवेट से बन गया फिर से पेप, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, बताओ इसको एक बार। C4 साइकिल में 2 टाइप के सेल चाहिए। कौन कौन से सेल, पहले कौन से सेल का काम आएगा, मीजोफिल सेल का काम आएगा। ठीक है, मीजोफिल सेल में सबसे पहले में क्या लेके चलना है, पेप। क्या लेके चलना है, पेप। पेप में कितने कार्बन, 3 कार्बन। अब पेप से क्या बनेगा,
बोलो, पेप से क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। ऑक्सैलो एसीटेट में कितने कार्बन? 4 कार्बन। कौन सा एंजाइम काम में आएगा? पेपकेज। कौन सा एंजाइम काम में आएगा? पेपकेज एंजाइम काम में आएगा। अब ऑक्सैलो एसीटेट क्या एक्सेप्ट करेगा? हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन कौन देगा? NADPH देगा इसको हाइड्रोजन। तो ऑक्सैलो एसीटेट से बन जाएगा मैलेट। क्या बन जाएगा? मैलेट बन जाएगा। अब ये मैलेट एंट्री लेगा कौन से सेल में? तो यहाँ पे प्रेजेंट है बंडल। बोलो, लिखा हुआ था कि मैलेट बाद में फॉर्म हुआ है बंडल शीट में जाने के। नहीं, पहले ही बनेगा। यहाँ पे नहीं, पहले ही बन गया, उधर मैलेट ही जाएगा। नहीं, ये बीच में 2 पार्टीशन नहीं बनाया हुआ, ये मेसोफिल सेल और ये बंडल शीट सेल। अब देखो मैलेट कहाँ एंट्री लेगा? बंडल शीट सेल में। तो बंडल शीट सेल में आ गया अब हमारे पास मैलेट। मैलेट में भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है मैलेट में भी। अब 4 कार्बन से निकलेगी एक CO2। क्या निकलेगी? एक CO2। ये CO2 चली जाएगी C3 साइकिल में चली जाएगी। एक CO2 के लिए C3 में कितने ATP यूज होते हैं? 3 ATP यूज होते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो क्या निकला था हमारे पास? NADP प्लस निकला था, है ना। अब उसके बाद मैलेट से जब CO2 निकली तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? पायरुवेट। वेरी गुड। क्या बचा? पायरुवेट। पायरुवेट में कितने कार्बन? 3 कार्बन। अब ये पायरुवेट एंट्री लेगा कौन से सेल में? मेसोफिल सेल में। अब पायरुवेट में 3 कार्बन है। पायरुवेट से हमें बनाना है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या बनाना है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाना। कितने ATP यूज होंगे? 2 ATP यूज होंगे। कितने ATP यूज हुए? 2 ATP यूज। इतना है समझ? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। गांठ बांध लो इस बात को, बाद में समझेंगे क्या है फोटो रेस्पिरेशन। फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 थ्रू C4 साइकिल 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। अगर तुम्हें C4 साइकिल से एक CO2 मॉलिक्यूल का फिक्सेशन करना है तो ATP लगेंगे 5। ATP कितने लगेंगे? 5। अब जब ना मैं तुम्हें NCERT से पढ़ा रही थी C3 साइकिल, तो वहां पे हमने देखा था कि जो C3 साइकिल है, चाहे कोई प्लांट C4 हो चाहे कोई प्लांट C3 हो, C3 साइकिल तो दोनों में होती है। अब मैंने साइकिल तो तुम्हें C4 पढ़ाई है ना, पर C3 भी चल रही है इसमें। C3 कौन से सेल में चल रही है? बंडल शीट सेल में। तो NCERT लिखती है चाहे कोई प्लांट C3 हो चाहे C4 हो, C3 साइकिल तो दोनों में चलेगी। अब C3 साइकिल में कितने ATP यूज हुए एक CO2 के लिए? 3। और जो लास्ट में पायरुवेट से हमने पेप बनाया था वहां कितने ATP यूज हुए? 2। तो C4 साइकिल में एक CO2 के लिए टोटल कितने ATP लगते हैं? 5। कितने ATP लगते हैं? 5। और NADPH की अगर हम बात करें तो NADPH लगते हैं 2। NADPH कितने लगेंगे? 2। एक तो कहाँ पे लगा? ऑक्सैलो एसीटेट से जब मैलेट बना एक तो वहां पे लगा था, और एक जब हमने मैलेट से पायरुवेट बनाया था तब लगा था। तो C4 साइकिल में NADPH कितने लगेंगे? 2। ठीक है, और ATP कितने लगेंगे? 5। किसके लिए? एक CO2 के लिए। गांठ बांध लो ये बात। C3 में अगर C3 की बात करोगे तो एक CO2 के लिए ATP 3, NADPH 2, NADPH 2। लेकिन यही हाँ क्या C3 में एक NADPH के लिए 2 ATP लगेगी ना? ATP NADPH के लिए 3 ATP एक CO2। देखो एक्सेप्ट किसको करना? CO2 को। एक CO2 के लिए C3 प्लांट में 3 ATP लगते हैं और 2 NADPH। इनकी हेल्प से, ये हमारे लाइट रिएक्शन में बने थे ना, इनको यूज करके हम बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद C4 प्लांट्स में क्या होगा? एक CO2 के लिए ATP कितने लगेंगे? 5। ATP कितने लगेंगे? 5। इस 5 ATP में से C3 में कितने लगे? 3। और C4 में कितने लगे? 2। ठीक है, तो टोटल 5 हो गए। NADPH कितने लगेंगे? 2। NADPH कितने? 2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ये दोनों NADPH C3 में ही लगे थे? नहीं, इधर लगे हैं, जो हमने यहाँ पे यूज नहीं किए हैं। एक तो यहाँ पे यूज हुआ और एक यहाँ पे, जब मैलेट से पायरुवेट बनाया, और एक जब ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बनाया। ठीक है, C4 साइकिल अकर्स इन
शुगरकेन, मेज, सोरगम एंड अमरंथस। रट लो बिल्कुल। C4 साइकिल जो है वो मोनोकोट्स में भी होती है और डाइकोट्स में भी होती है। मोनोकोट के 3 एग्जाम्पल है। शुगरकेन पढ़ा है तुमने मोनोकोट में? मोनोकोट में पहला एग्जाम्पल है शुगरकेन। पहला क्या है? शुगरकेन। अब दूसरा एस से ही है सोरगम। दूसरा क्या है? सोरगम। मेज भी हम पढ़ चुके हैं। मेज भी क्या है? मोनोकोट। ठीक है, तो मोनोकोट के 3 एग्जाम्पल हैं, सोरगम, शुगरकेन और मेज। इनमें होती है C4 साइकिल। डाइकोट में एक एग्जाम्पल है अमरंथस। अमाराइंथस जो भी है, डाइकोट में क्या है? अमरंथस। ठीक है, तो C4 साइकिल मोनोकोट्स में भी होगी और डाइकोट्स में भी होगी। मोनोकोट में किस किस में होगी? शुगरकेन, सोरगम और मेज, और डाइकोट्स में अमरंथस। ठीक है, उसके बाद क्या है पाथवे? रोको एक बार इसको, देखो C4 पाथवे यहां से, और देखो प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स हैव द C4 पाथवे मेंशन्ड अर्लियर। ऐसे प्लांट्स जो पहली बात ड्राई रीजन में मिलेंगे। कैसे रीजन में? ड्राई रीजन में। और वो ड्राई रीजन भी कौन से एरिया का होगा? ट्रॉपिकल एरिया का। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो ट्रॉपिकल रीजन में भी ड्राई एरिया में मिलते हैं, उनके अंदर कौन सा पाथवे चलेगा? C4 pathway. Though these plants have the C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product, they use the C3 pathway or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. देखो, ऐसे प्लांट जिनके अंदर C4 साइकिल चलती है, उन प्लांट्स के अंदर पहला जो CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो तो क्या है? ऑक्सैलो एसिटेट। वो तो क्या है? ऑक्सैलो एसिटेट। लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर जो बायोसिंथेटिक फेज है, बायोसिंथेटिक फेज मतलब जिस फेज में खाना बनता है, खाना इनके अंदर भी बनेगा कैल्विन साइकिल के थ्रू। किसके थ्रू? कैल्विन साइकिल के थ्रू या C3 साइकिल के थ्रू। तो प्लांट चाहे C4 हो चाहे C3 हो, C3 साइकिल तो दोनों में चलेगी। और खाना सिर्फ और सिर्फ कौन सी साइकिल में बनता है? C3 साइकिल में। अगर C4 प्लांट है तो उनके अंदर भी पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट तो ऑक्सैलो एसिटेट होगा, लेकिन खाना कहां पे बनेगा? C3 में। तो क्वेश्चन अगर यूं आए कि C4 प्लांट्स के अंदर बायोसिंथेटिक फेज कौन सी साइकिल में होता है? कौन सी साइकिल में? C3 साइकिल में। ठीक है, that in what way are they different from C3 plants? This is a question that you may reasonably ask. C4 plants are special. C4 plants जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं। पेपर में ये इसकी शक्ल डिफाइन करनी नहीं आएगी, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, they have a special type of leaf anatomy. C4 प्लांट्स की जो लीफ एनाटमी होती है, एनाटमी का मतलब क्या है कि लीफ अंदर से कैसी है ना? तो C4 प्लांट्स की जो लीफ एनाटमी है वो बहुत स्पेशल है। पहली बात, C4 प्लांट्स बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। दूसरा, दे शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज। ये हमने नहीं देखा था नोट्स में, टेम्परेचर का तो देख लिया था कि C4 प्लांट्स की जो लीफ है वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं, लेकिन साथ साथ क्या है कि अगर बहुत हाई लाइट की इंटेंसिटी आएगी तो उसको भी C4 प्लांट्स की लीव्स टॉलरेट कर सकती हैं। ठीक है, दे लैक ए प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। मोटा मोटा बता देती हूँ फोटो रेस्पिरेशन क्या है। जैसे फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। फोटो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? जो खाना बन गया ना उसको वेस्ट कर देते हैं। तो गंदी प्रोसेस कौन सी? फोटोसिंथेसिस या फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, मतलब जो खाना बनाया है उसका वेस्ट ये नहीं करते। ठीक है, तो पहला क्या था? इनकी लीव्स हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं। दूसरा, हाई लाइट इंटेंसिटी को भी टॉलरेट कर सकती हैं। तीसरा क्या है? नहीं, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। इनकी बायोमास की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है। बायोमास की प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? जो ये खाना बना रहे हैं ना वो ज्यादा बना रहे हैं एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। ठीक है, तो क्या क्या देखा? पहली बात, C4 प्लांट्स की लीव्स हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकती हैं। इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। प्रोडक्टिविटी जो होगी बायोमास की वो भी इनके अंदर हाई होती है। इनके अंदर बायोमास की प्रोडक्टिविटी वैसे ही हाई होती है या फिर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है इसलिए हाई होती है? देखो, बन गया तो वेस्ट नहीं होगा ना, तो ज्यादा बच गया इनके पास। वैसे भी इनके अंदर क्या हो रहा है? C3 भी चल रहा है, C4 भी चल रहा है। ATP कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पे?
5 एटीपी यूज हो रहे हैं एक CO2 के लिए, ठीक है। वहां पे कितने एटीपी यूज हो रहे थे? 3 एटीपी यूज हो रहे थे, ठीक है। तो खाना तो वहां भी ग्लूकोज वहां बना, यहाँ भी बनेगा, लेकिन वहां जितना बनता है उसके कंपैरिजन में वो वेस्ट भी हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन ना होने की वजह से भी हो जाता है। हाँ, अब उसके बाद स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स वन ऑफ अ C3 प्लांट एंड अदर ऑफ अ C4 प्लांट। एक C3 प्लांट लो और एक C4 प्लांट लो, और उसकी लीफ का कौन सा सेक्शन पढ़ना है? ध्यान नहीं देते तुम। उसकी लीफ का कौन सा सेक्शन पढ़ना है? वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। काटो लीफ को और उसका वर्टिकल सेक्शन पढ़ो। डू यू नोटिस द डिफरेंसेस? डू बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ मेसोफिल्स? डू दे हैव सिमिलर सेल्स अराउंड द वस्कुलर बंडल शीथ? The particularly large cells around the vascular bundle of the C4 plants are called bundle sheath cells. C4 plants में क्या होगा? Vascular bundle के around present होते हैं large cells। क्या present होते हैं? Large cells। उन large cells का नाम क्या है? Bundle sheath cells, ठीक है। And the leaves which have such anatomy are said to have Kranz anatomy। Kranz का मतलब होता है wreath। Kranz का मतलब क्या होता है? wreath and is a reflection of the arrangement of cells। cells के arrangement का ये क्या है? एक reflection है कि इस तरीके से यहाँ पे cells arranged है। जो shape देखी थी ना, वहां पे shape दिखाई थी नोट्स में, डायग्राम में, वो इसका मतलब। The bundle sheath cells may form several layers around the vascular bundle. They are characterized by having a large number of chloroplasts, thick walls impervious to gaseous exchange and no intercellular space। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा क्रांज एनाटॉमी का टॉपिक। देखो हमने क्या लिया, पहली बात तो ये पूछेंगे कि जो तुमने क्रांज एनाटॉमी ऑब्जर्व की है उसके लिए तुमने लीफ को कैसे काटा, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? वर्टिकली, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आ गया कि जो हमें क्रांज एनाटॉमी का पता चला वो वर्टिकल सेक्शन करके पता चला। हमने C3 प्लांट की लीफ भी काटी और C4 की भी लीफ काटी। उसके बाद जो C4 प्लांट है उसके अंदर वस्कुलर बंडल के आसपास हमें बड़े बड़े सेल्स मिले, और उन बड़े बड़े सेल्स का नाम क्या है? बंडल शीथ सेल्स। इस टाइप की जो एनाटॉमी लीफ में मिलती है इसको हम बोलते हैं क्रांज एनाटॉमी। क्रांज एनाटॉमी C3 प्लांट्स में नहीं होती। क्रांज एनाटॉमी किस में होगी? C4 प्लांट्स में होगी। उसके बाद क्रांज वर्ड का मतलब क्या होता है? रेथ, और ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से सेल्स की अरेंजमेंट हो रखी है। उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बंडल शीथ सेल जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या, कैसे होंगे वो। पहली बात, बंडल शीथ सेल जो है may form several layer around the vascular bundle। अब स्टेटमेंट में यूं दे देगा कि बंडल शीथ सेल जो है उसकी सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, तो सिंगल लेयर तो नहीं है, बंडल शीथ सेल की काफी सारी लेयर प्रेजेंट होती है। और बंडल शीथ सेल किसके अराउंड प्रेजेंट है? वस्कुलर बंडल के अराउंड है। दूसरा, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बंडल शीथ सेल्स में काफी ज्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। पहला क्या, क्लोरोप्लास्ट का नंबर इनमें हाई है। उसके बाद बंडल शीथ सेल्स की वॉल जो होती है वो थिक होती है। थिक होती है तो वो गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परवियस है। इम्परवियस मतलब गैसेस को एक्सचेंज नहीं होने देगी। नेक्स्ट क्या है, इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, बताओ क्रांज एनाटॉमी कौन से प्लांट्स में होगी? क्या बोले? क्रांज एनाटॉमी कौन से प्लांट्स में होगी? C4 प्लांट्स के भी कौन से पार्ट में? लीव्स में। कहाँ पे होगी? लीव्स में होगी। अब जो क्रांज एनाटॉमी है इसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? बंडल शीथ सेल्स। किसके अराउंड प्रेजेंट होंगे? वस्कुलर बंडल के अराउंड प्रेजेंट होंगे। एक लेयर या सेवरल लेयर्स? सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होंगे इनकी। उसके बाद बंडल शीथ सेल्स जो है इनका साइज लार्ज। साइज कैसा होगा इनका? लार्ज होगा। वॉल कैसी होगी इनकी? थिक होगी। वॉल कैसी होगी? थिक। गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परवियस। गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परवियस होगी। जो दो सेल है, जैसे एक बंडल शीथ सेल ये हो गया, एक ये हो गया, क्या इनके बीच में कोई स्पेस होगा? नहीं होगा। बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो नो इंटरसेल्युलर स्पेस। कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस इनमें नहीं होगा। और रह गया कुछ? हाँ, इनके अंदर बंडल शीथ सेल्स में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट का नंबर हाई होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर बंडल शीथ सेल्स में हाई होता है। You may like to cut a section of the leaves of C4 plants। अब C4 प्लांट जो है उसका एग्जाम्पल ले लिया, मेज और सोरगम। देख चुके हम। डाइकोट है या मोनोकोट है? मोनोकोट। To observe the Kranz anatomy and the distribution of mesophyll cells, it would be interesting for you to collect leaves of diverse species of plants around you and cut vertical section of the
leaves. Observe under the microscope. Look for the bundle sheath around the vascular bundles. The presence of bundle sheath would help you identify the C4 plants. तो अगर तुम्हें देखना है किसी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे, दो सेल ले लिए तुमने, एक C3 प्लांट का और एक C4 प्लांट का, कैसे बताओगे कौन सा C3 कौन सा C4? जिसमें बंडल शीथ है वो C4, जिसमें बंडल शीथ नहीं है वो C3. ठीक है. Now study the pathway shown in figure 11.9. This pathway that has been named the Hatch and Slack pathway. C4 pathway का एक और नाम क्या है? Hatch and Slack pathway. क्योंकि C4 pathway को डिस्कवर किसने किया था? Hatch और Slack ने. करना माँ का होगा. देखो C4 pathway का एक और नाम है Hatch and Slack pathway. Is again a cyclic process. Let us study the pathway by listing the steps. C4 pathway का एक और नाम Hatch and Slack pathway. और ये भी एक साइकिल है. साइकिल क्यों है? क्योंकि पैप से शुरू किया था और लास्ट में आ भी किस पे गए थे? पैप पे ही आ गए थे. ठीक है. प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? कितने कार्बन है उसमें? 3 कार्बन है. नाम क्या था? फॉस्फोइनोल पायरुवेट. ठीक है. और पैप जो है वो प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स में. कौन से सेल्स में होगा? मीजोफिल सेल्स में होगा. और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, मतलब पैप जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा तब एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन के लिए एक एंजाइम चाहिए. एंजाइम का नाम है पेप्केज. एंजाइम का नाम क्या है? पेप्केज. पूरा नाम है पेप कार्बोक्सिलेज. पूरा नाम क्या होगा? पेप कार्बोक्सिलेज बोलो या बोलो पेपकेज. ठीक है. पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेज लिख लेना इसको. इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल्स लैक रुबिस्को एंजाइम. मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता. मेसोफिल सेल्स में कौन सा एंजाइम होगा? पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज. रुबिस्को इसमें नहीं होगा. द C4 एसिड. अब पेप और CO2 मिलके बनाएंगे ऑक्सैलो एसीटेट. कितने कार्बन है इनमें? 4. तो यूं भी पूछ सकते हो ऑक्सैलो एसीटेट बताओ कौन से सेल्स में बनता है? मेसोफिल में या बंडल शीथ सेल्स में? मेसोफिल सेल्स में बनता है. इट देन फॉर्म्स अदर 4 कार्बन कंपाउंड. अब ऑक्सैलो एसीटेट से बनता है मैलिक एसिड या मैलेट. अब इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है एनसीईआरटी ने कि या तो मैलिक एसिड या मैलेट बनेगा या बनेगा एस्पारेटिक एसिड या एस्पारेटेट. ठीक है. ऑक्सैलो एसीटेट से हुआ था डिहाइड्रोजनेशन, मतलब ऑक्सैलो एसीटेट से हाइड्रोजन निकले, सॉरी ऑक्सैलो एसीटेट का हाइड्रोजनेशन हुआ था. उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए थे. और कहां से मिले थे हाइड्रोजन ऑक्सैलो एसीटेट को? NADPH से. ये हाइड्रोजन लेके ऑक्सैलो एसीटेट या तो बनाएगा मैलेट या बनाएगा एस्पारेटेट. ठीक है. या तो मैलेट या एस्पारेटेट, या तो मैलिक एसिड बोलो या एस्पारेटिक एसिड बोलो. ठीक है. अब ये सब भी किस में हो रहा है? मेसोफिल सेल्स में. तो मैलेट या एस्पारेटेट तक हम पहुंच गए मेसोफिल सेल्स में. अब ये मैलेट या एस्पारेटेट आगे जाएंगे बंडल शीथ सेल्स में. कौन से सेल्स में? बंडल शीथ सेल्स में. अब बंडल शीथ सेल्स में दीज C4 एसिड, कौन से C4 एसिड या तो मैलेट या एस्पारेटेट आर ब्रोकन डाउन. ये टूट जाएंगे और टूट के एक तो बनाएंगे 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एक बनाएंगे CO2. ये CO2 तो कहाँ चली जाएगी? C3 साइकिल में. और 3 कार्बन मॉलिक्यूल कौन सा बना था? पायरुवेट बना था. द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द, ये जो पायरुवेट बना ये वापस से कहाँ चला जाएगा? मेसोफिल सेल्स में चला जाएगा. और ये जो पायरुवेट बना, पायरुवेट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा पेप में. ठीक है. अब thus completing the cycle, और साइकिल हमारी कंप्लीट होगी. द CO2 रिलीज इन द बंडल शीथ सेल, वो एंटर करेगी C3 साइकिल में या कैल्विन पाथवे में. अ पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट्स. ये जो पाथवे, जो C3 पाथवे या कैल्विन पाथवे, ये सारे प्लांट्स में होता है, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो. ठीक है. द बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन एन एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बट लैक पेपकेज. जो बंडल शीथ सेल्स हैं उनमें रुबिस्को तो प्रेजेंट होगा पर पेपकेज प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है. Thus the basic pathway that result in the formation of sugar, the Calvin pathway is common to C3 and C4 plant. चाहे प्लांट C3 हो चाहे प्लांट C4 हो, जो खाना बनेगा, जो शुगर बनेगी, वो कौन सी साइकिल में बनेगी? C3 साइकिल में बनेगी. ठीक है. रुबिस्को कौन से सेल्स में होगा? देखो कर दी ना गलती. इतना आता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, और कंफ्यूज मत होना इसमें. पहले मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल में होगा पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज, उनमें रुबिस्को नहीं होगा. फिर थे बंडल शीथ सेल, उनमें था रुबिस्को, उनके अंदर पेपकेज नहीं होगा. रुबिस्को क्यों होगा? क्योंकि वहां C3 साइकिल चल रही है और C3 साइकिल में हमने रुबिस्को पढ़ा था. डिड यू नोट दैट द कैल्विन पाथवे अकर इन ऑल द मेसोफिल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट्स? इन द C4 plant it does not take place in the mesophyll cell but
डज सो ओनली इन द बंडल शीट सेल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है C3 और C4 में। C3 प्लांट में जो साइकिल चलती है वो चलती है मीजोफिल सेल्स में। कौन से सेल्स में? क्यों? क्योंकि C3 में बंडल शीट सेल्स तो थे ही नहीं, है ना। अब C4 प्लांट्स में जो C3 साइकिल चलती है वो चलती है बंडल शीट सेल्स में, ठीक है। C3 साइकिल होगी तो दोनों में, C3 प्लांट्स में भी होगी और C4 प्लांट्स में भी। C3 साइकिल मतलब जिस साइकिल में खाना बनता है, तो जो C3 साइकिल C3 प्लांट्स में है वो चलेगी मीजोफिल सेल्स में, पर जो C3 साइकिल C4 प्लांट्स में हो रही है वो चलेगी बंडल शीट सेल्स में। यानी C3 प्लांट्स में खाना कौन से सेल्स में बनता है? मीजोफिल सेल में। बंडल का तो वहां है ही नहीं कुछ चक्कर। और C4 प्लांट्स में खाना कौन से सेल में बनेगा? बंडल शीट सेल्स में बनेगा। 2 मिनट बस डायग्राम देख लो। देखो, एटमॉस्फेरिक CO2 आई। अब CO2 पहले कौन से सेल में एंटर करेगी? मीजोफिल सेल में। ये प्रेजेंट है, सेल वॉल प्लांट है तो बाहर सेल वॉल होगी, सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये CO2 जो है, CO2 से पहले क्या बनेगा? HCO3 नेगेटिव। अब इस HCO3 नेगेटिव का फिक्सेशन होगा। फिक्सेशन होके कौन एक्सेप्ट करेगा HCO3 नेगेटिव को? PEP ने एक्सेप्ट किया और यहाँ फिक्सेशन हो गया CO2 का। CO2 का फिक्सेशन हो गया तो क्या बन गया? C4 एसिड। C4 एसिड क्या बना? ऑक्सैलो एसिटेट। अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा कौन से सेल में? बंडल शीट सेल में। 2 सेल्स के बीच का कनेक्शन क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा। C4 एसिड यानी यहाँ पे तो ऑक्सैलो एसिटेट था, वो कन्वर्ट हुआ मैलेट या एस्पेरेटेट में। अब मैलेट या एस्पेरेटेट में भी 4 कार्बन, वो जाएंगे बंडल शीट सेल में। अब यहाँ पे हुआ था डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकला था। ये CO2 जो है ये निकल के तो कहाँ चला जाएगा? केल्विन साइकिल में, और इस CO2 से खाना बन जाएगा। और बचा क्या? अब एक C3 एसिड। C3 एसिड क्या था? पायरुवेट। पायरुवेट अब जाएगा फिर से मीजोफिल सेल में, है ना। अब पायरुवेट से क्या बनेगा? PEP। तो ये स्टेप को क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। तो यहाँ तुम्हें कितने स्टेप दिख रहे? देखो, एक है फिक्सेशन, एक क्या है? दूसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है डीकार्बोक्सिलेशन, फिर फोर्थ फिर से ट्रांसपोर्ट, और फिफ्थ क्या है? रीजनरेशन। मेन 3 याद कर लो, फिक्सेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और रीजनरेशन। पहला क्या है? फिक्सेशन, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन, तीसरा रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा? पायरुवेट से फिर से बन गया पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। नीचे वाला सेल कौन सा है? बंडल शीट सेल। कर दो बंद।